जहाँ पर भी रीफ एरिया है मेरीन डाइवर्सिटी वहीं पर है। जहाँ पर भी मेरीन डाइवर्सिटी है वहाँ पर बहुत कलरफुल मेरीन फिशेस है, मेरीन कलरफुल फिशेस, मेरीन कलरफुल क्रिएचर्स, मेरीन कलरफुल एनिमल्स और भी बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट्स। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम। The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ Seascapes क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। Hi friends, welcome to our fourth episode of the complete book of the Marine Aquarium। और आज हमारा जो ये फोर्थ एपिसोड है, ये फोर्थ एपिसोड से हम आज शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ आपके लिए एसेंशियल टॉपिक है, आपके जानकारी के लिए ये टॉपिक है। एंड द टॉपिक कवर्स एस्टैब्लिशमेंट अ मरीन एक्वेरियम। आज का ये जो हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम, ये टॉपिक के अंदर आ जाता है कि मरीन एक्वेरियम क्या होता है, आप कैसे बना सकते हो, मरीन एक्वेरियम बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है, और वो सारे चीज़ जो मरीन एक्वेरियम बनाने के लिए और मरीन सेटअप के लिए रिक्वायर्ड होता है, हर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, हर साइंटिफिक बारीकी के साथ और ज़रूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मरीन एक्वेरियम इससे बहुत लंबा चैप्टर है, ये खुद ही काफ़ी सारा एपिसोड में आने वाला है। तो मैं अभी आपको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मरीन एक्वेरियम के अंदर क्या क्या टॉपिक आने जा रहा है, मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम कवर्स सम टेक्निकल ओवरव्यू अबाउट अ रीफ एक्वेरियम, एक्वेरियम साइज एंड इट्स टाइप, एक्वेरियम बेस एंड कैबिनेट, heating and cooling effect, lighting, water preparation, bacterial and biochemical reaction, filtration, protein skimmer, ozone reactor, UV sterilizing unit, the natural Berlin system, the plenum Joubert system, living rock, aquarium base media, decoration and forum, current flow, maturation time and process, water measurement and its control, the next step, foods and feeding, symbiosis, general care, some fish disease। ये सारे important टॉपिक हमारे अगले कुछ एपिसोड में कवर होने वाले हैं अंडर द टॉपिक ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मरीन एक्वेरियम। आज से पहले आपने जो हमारा पिछला जो 3 एपिसोड देखे हैं आप, उस 3 एपिसोड में हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट ये मरीन एक्वेरियम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं या नेचर में ये कैसे रहते हैं। और आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एस्टैब्लिशिंग अ मरीन एक्वेरियम, ये आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने एरिया में जो मेरीन एक्वेरियम आप बनाना चाहते हो या बनाते हो,
वो मेरीन एक्वेरियम बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या चीज़ आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, या क्या चीज़ आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपका मेरीन एक्वेरियम सक्सेसफुल होगा, हम आज से इस बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस 4th एपिसोड। सो लेट्स बिगिन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेरीन एक्वेरियम के अंदर जो पहला है टेक्निकल ओवरव्यू, कुछ टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। टेक्निकल ओवरव्यू में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी नए हॉबीस्ट हैं, न्यू कमर्स है, वो हॉबीस्ट, वो न्यू कमर्स जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम फेस करने के जो मेन वजह है, मेरीन एक्वेरियम सक्सेस होने या नहीं होने की जो मेन वजह हैं, आप जहाँ से भी मेरीन एक्वेरियम का प्रोडक्ट ले रहे हो, या जिनसे भी आप मेरीन एक्वेरियम डिस्कस कर रहे हो, जो भी आपके नियरेस्ट डीलर हो, या आप खुद कोई रिसर्च करके खुद डिसीजन लेके मेरीन एक्वेरियम की चीज़ ले रहे हो, या तो आपकी जानकारी अधूरी हो रही है, या तो आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होने का मतलब है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको करना नहीं है, आप वो भी कर दे रहे हो, या तो आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, या आपको जो गाइड कर रहा है वो गाइडेंस में कोई मिसगाइड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑल अराउंड द इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि रीफ एक्वेरियम या मेरीन एक्वेरियम सक्सेसफुल नहीं होता है अधूरे जानकारी के लिए या गलत जानकारी के लिए। आपको मेरीन एक्वेरियम के बारे में ना ही ज़्यादा जानना है और ना ही कम जानना है, आपको बस सही जानना है। जितना जानकारी लेना है आपको सही जानकारी लेना है और सही जगह से जानकारी लेना है। आप जिस सोर्स से जानकारी प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए या कैसे मेरीन बनाना चाहिए, क्या करने से सही होगा, वो सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आपका जो नियरेस्ट डीलर हो या जो नियरेस्ट लोग हो जिससे आप मेरीन ले रहे हो, उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना सक्सेसफुल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड है, कितने साल से मेरीन का काम कर रहे हैं और कितने सक्सेसफुली मेरीन आपको रख के दिखा रहे हैं। उनसे आप ज़रूर जानकारी लीजिए, ज़रूर उनसे नॉलेज लीजिए, या क्या नॉर्मल चीज़ या नेचुरल चीज़ वो कर रहे हैं जिससे उनको सक्सेस मिल रहा है, वो सक्सेस थ्योरी आप फॉलो कीजिए, तो आप भी सक्सेस मिलेगा, आपको भी मेरीन एक्वेरियम में सक्सेस मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे हॉबीस्ट एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो भी एडवाइस लेते हैं वो एडवाइस मल्टीपल लोगों से लेते हैं। अगर आप 5 लोगों से राय लोगे कि मेरीन कैसे बनाना है, तो 5 लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि 5 लोग सक्सेस हो, लेकिन अलग अलग तरीके से। जब आप 5 लोगों से राय लोगे, 5 अलग अलग तरीके के, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप गणित सीखना चाह रहे हो, मैथ सीखना चाह रहे हो, अगर 5 टीचर एक ही मैथ आपको सिखाए तो 5 टीचर सही है, लेकिन आपका मैथ जरूर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सही मास्टर चुनना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे, जिसके प्रक्रिया को आप फॉलो करोगे। एक सिंगल मास्टर जब आप चुनोगे तभी आप सक्सेस होगे, क्योंकि मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से आपको एडवाइस देंगे। हो सकता है वो सारे लोग सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। अगर वो सारे लोग सही भी बोल रहे हैं तो अपने अपने तरीके, 5 लोग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके को आप लेकर आप फ्यूज कर दे रहे हो तो आपका तरीका गलत हो जाएगा। तो दैट इज द की फैक्टर। इस बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप किसी एक को एडवाइजरी ले रहे हो, किसी एक के एडवाइस के ऊपर मेरीन बना रहे हो, तो किसी सिंगल मास्टर आप चॉइस कीजिए, उनके वर्डिक के ऊपर आप काम कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, भरोसा करके आप आगे बढ़िए, आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे, आप डेफिनेटली मेरीन बना पाओगे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है अबाउट मरीन एक्वेरियम। मरीन एक्वेरियम क्या है, मरीन रीफ एक्वेरियम क्या है, मरीन फिश ओनली एक्वेरियम क्या है, फाउलर एक्वेरियम क्या है, चलिए जानते हैं अबाउट अ मरीन एक्वेरियम, a marine reef aquarium. A reef aquarium is a closed system, and this brings with a certain problems. It is not a machine that can be switched on and off. We are dealing with living animals with their own life cycles and specific requirements. It is our task to recognize this, and with all the skill we possess, to develop a microorganism as near to nature as we possibly can. It is only in this way that we can expect any degree of success. मरीन एक्वेरियम या रीफ एक्वेरियम क्या होता है? ये एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम इन द सेंस जो समुंदर के नीचे आपको जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी आप समुंदर के नीचे जो खूबसूरत रीफ का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है या मरीन का जो एरिया दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया को काट के आप अपने घर में बिठा रहे हो। उस क्लोज सिस्टम में बहुत सारे कुछ मछली होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और उस क्लोज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये मरीन एक्वेरियम कुछ ऐसा मशीन नहीं है कि आप लगाए, स्विच ऑन कर दिए या स्विच ऑफ कर दिए और आपके घर में ये चलना शुरू हो गया।
इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आपको एक इकोसिस्टम बिल्ड करना होता है, आपको समय देना होता है, समय दे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता जाएगा, आपका मरीन इकोसिस्टम धीरे धीरे तैयार होता जाएगा और धीरे धीरे ये अपना शेप, अपना डेवलपमेंट लेता जाएगा। मरीन एक्वेरियम में यहाँ पर हम कुछ लिविंग एनिमल, लिविंग इनवर्टिब्रेट्स के साथ डील करते हैं, इन्हें रखते हैं। इनके कुछ अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं, अपनी कुछ ज़रूरतें होते हैं। जब तक आप इनके स्पेसिफिकेशन और आप इनके ज़रूरतों को मीटअप नहीं करते हो, तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। इनके स्पेसिफिकेशन और इनके ज़रूरतों को मीटअप करने पर ही और समय के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम डेवलप कर पाएंगे धीरे धीरे, तभी आप कुछ सक्सेस एक्सपेक्ट कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप स्विच ऑन कर दिया और आपका मरीन एक्वेरियम हो गया, या स्विच ऑफ कर दिया या ऑफ हो गया। इट नीड टाइम। अनलेस a very experienced aquarist, you cannot simply produce an aquarium by dumping living rock, invertebrate, water and fishes together and expect result to be flourishing miniature reef. This is a very dangerous approach that could result in total loss of all living marine invertebrates. Marine aquarium कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप एक कांच का बक्सा ले लिए, उसमें से कुछ लिविंग रॉक डाल दिए, पानी डाल दिए, जो मछली आपको पसंद आया वो मछली डाल दिए और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो फ्लरिशिंग एक मिनिएचर रीफ बन जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही डेंजरस अप्रोच है। बिना सोचे समझे, बिना प्रक्रिया के एक कांच के बक्से में समुद्र का पानी डाल दिए, सॉल्ट वाटर डाल दिए, कुछ कलरफुल फिशेस डाल दिए, लिविंग रॉक डाल दिए, इन्वर्टिब्रेट्स डाल दिए और वो मरीन एक्वेरियम नहीं होता है। इसके लिए आपको सही प्रक्रिया की जरूरत होता है और सही प्रक्रिया से ही आप मरीन एक्वेरियम बना सकते हो। सही प्रक्रिया के द्वारा ही आप 4 चीज खरीद के डाल के मरीन एक्वेरियम सक्सेसफुल नहीं होता है। अक्सर इंडिया में मरीन एक्वेरियम फेल हो जाते हैं इसी वजह से। ऑल सेलर, सॉरी टू से, ऑल सेलर ओनली इंटेंट एंड विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट फोर्सफुली कि ये डाल दो, वो डाल दो, ये दे दो, आपका मरीन एक्वेरियम बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस इकोसिस्टम के बारे में जानना है, समझना है कि ये इकोसिस्टम कैसे आप बना सकते हो, किस प्रक्रिया से आप बना सकते हो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके घर में ही बनेगा। मरीन एक्वेरियम बनाना और खेती करना लगभग सिमिलर है। आप आज ही बीज डालें और आज ही फसल नहीं उग जाता है। आप खाद डालोगे, बीज डालोगे, सींचोगे, धीरे धीरे पेड़ पौधा बड़ा होगा, धीरे धीरे फसल होगा। तो बीज डालना और फसल मिलने में एक बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। तो मरीन एक्वेरियम भी वही प्रक्रिया है। जो पहला आप मरीन का सपना देखें और उसका जो एक रिजल्ट आपको मिलेगा वो बीज डालने और फसल उगने का ही एक लंबा समय और प्रक्रिया है। आप जितना पेशेंस खोलोगे, जितना जल्दबाजी करोगे, उतना नुकसान होगा। और अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी शॉपकीपर के इन्फ्लुएंस में हो, डीलर के इन्फ्लुएंस में हो, या अच्छा फिश देखकर इधर उधर से बहुत सारे फिश खरीद के सॉल्ट वाटर बना के डाल देते हैं और सारे फिश, सारे प्रोडक्ट मर जाते हैं, सारे सिस्टम मर जाते हैं। ये कंप्लीटली लॉस होता है आपके पैसे का और उस प्रीशियस मरीन क्रिएचर, मरीन लाइफ का, जो आप जबरदस्ती आपके घर में सिस्टम, बिना प्रक्रिया, बिना सिस्टम के आपके घर में ले आए हो। A marine aquarium is one that fish oriented, one in which all the available species of given over to the keeping of exotic and colorful coral fishes. A reef aquarium is a miniature coral reef, an environment that must have consistently low nitrite level with a little thought and care. High nitrate level will not occur and allowed. All aquarium require time to mature, and effort to shorten this time period will more often than not result in disaster. With care, patience and forethought, aquarists will reap the benefit of an unbelievably rewarding and breathtaking aquarium. मैंने पहले ही बोला है जैसा कि मरीन एक्वेरियम 2 तरह के होते हैं। एक फिश ओनली, जहां पर आप एक सिस्टम बनाएं, उस सिस्टम में बहुत तरह के फिशेस के स्पीसीज, रिकमेंडेड फिशेस के स्पीसीज, सारे नहीं, जो आप चाहते हो, जो आपके टैंक और सिस्टम के लिए रिकमेंडेड हो, वो रिकमेंडेड फिशेस के स्पीसीज आप रखें और उसका मजा लें। और एक होता है कोरल रीफ एक्वेरियम। रीफ एक्वेरियम में आप मिनिएचर फॉर्म, कोरल रीफ का एक मिनिएचर फॉर्म आप बना रहे हो, जहां पर बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स रहे उस फिशेस के साथ।
मेरीन एक्वेरियम बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम अलोंग विद द पेशेंस। अगर आप जबरदस्ती इस टाइम को शॉर्ट करने का कोशिश किए, एज अ रिजल्ट ये कोशिश नाकाम तो होगा ही होगा। एज अ रिजल्ट आपका रिजल्ट एक डिजास्टर में बदल जाएगा, मतलब आपका मेरीन एक्वेरियम क्रैश हो जाएगा। अगर आप कभी कोशिश करो कि मुझे लंबा समय तक पेशेंस नहीं करना है, मैं धैर्य नहीं रख सकता हूँ, मुझे आज मेरीन एक्वेरियम लगवाया 10-15 दिन में ही एकदम फ्लरिश मेरीन एक्वेरियम का मुझे मजा चाहिए, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इट नीड्स अ टाइम लाइक दैट फसल। आपको टाइम देना है, और जब आप दिल से प्यार करके टाइम देके उस मेरीन एक्वेरियम को धीरे धीरे डेवलप होने दोगे, एट अ सर्टेन टाइम आपको वो सुख, वो चैन, वो ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जब आपका कंप्लीट मेरीन एक्वेरियम तैयार हो जाएगा कुछ समय बाद। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्वेरियम साइज एंड टाइप्स। मेरीन एक्वेरियम बनाने के लिए एक चीज आप जान के रखिए कि जितना बड़ा मेरीन एक्वेरियम होगा उतना स्टेबल होगा। वाटर पैरामीटर के जो चेंजेस है वो उतने स्टेबल होंगे, मेरीन एक्वेरियम आप उतना सक्सेस हो जाएगा। मेरीन एक्वेरियम बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बनाते हैं छोटा मेरीन एक्वेरियम, नैनो टैंक। 100 लीटर के नीचे का कोई भी मेरीन टैंक सक्सेसफुल नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही फिश ओनली के लिए, ना ही कोरल रीफ के लिए। जितना छोटा मेरीन टैंक जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म परमानेंट के लिए नहीं रहेगा। आप एक चीज अंदाजा लगाइए, जो फिशेस, जो इन्वर्टिब्रेट्स समुद्र के इतने गहराई में, इतने बड़े जगह में घूम रहे हैं, आप उनको अगर एक छोटा 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट के टैंक में रखोगे तो वो कैसे सही रह पाएंगे? वो कभी ना ही साइकोलॉजिकली रह पाएंगे, ना ही बायोलॉजिकली रह पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो मिनिमम साइज फॉर द बिगिनर टू मेक अ मरीन एक्वेरियम इज 55 गैलन और 250 लीटर्स इज द आइडियल। मीन्स कम से कम 55 गैलन का टैंक होना चाहिए या 250 लीटर का टैंक होना चाहिए। कम से कम इतने साइज का टैंक आप बनाइए। 250 लीटर का टैंक हम जैसे बना सकते हैं 3 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, ये मिनिमम साइज मेरीन एक्वेरियम का होना चाहिए। अलॉन्ग विद द 3 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट टैंक, अलॉन्ग विद द सम आपका 250 लीटर के आसपास पानी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका स्टेबल मेरीन एक्वेरियम शुरू होता है। 3 फीट बाई 2 फीट के 2 फीट के नीचे का टैंक जबरदस्ती आप बना तो लेते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर फिर भी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर फिर भी 3 फीट जगह नहीं है तो कम से कम 2 फीट का क्यूब बनाइए। 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, ये कम से कम होना चाहिए। इसके नीचे तो होना ही नहीं चाहिए मेरीन एक्वेरियम। इसके नीचे कोई मेरीन एक्वेरियम स्टेबल ज़्यादातर नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये 55 गैलन रिकमेंड करते हैं। 250 लीटर मीन्स 3 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का आप टैंक बनाइए अलॉन्ग विद द सम। आप बॉक्स टैंक बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो 250 लीटर वाटर कैरी करते हैं। एक्चुअली ये जो नैनो टैंक, नैनो मेरीन का जो कहावत है, प्रचलन है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो 55 गैलन ही नैनो टैंक है, नैनो मेरीन है, नैनो रीफ है। मीन्स 250 लीटर का टैंक है नैनो मेरीन, नैनो रीफ। और एक स्टैंडर्ड मेरीन अकॉर्डिंग टू दिस बुक इज ऑफ 100 गैलन मीन्स 450 लीटर मीन्स 4 फीट के ऊपर, 4 फीट 5 फीट 422 या 522 का जो टैंक है वो है स्टैंडर्ड टैंक अकॉर्डिंग टू दिस बुक। आप वो स्टैंडर्ड मेरीन एक्वेरियम, अगर स्टेबल स्टैंडर्ड मेरीन एक्वेरियम आपको चाहिए, जहां पर अच्छे से आप डेकोरेशन कर पाओगे, जहां से अच्छे से फिशेस का मूवमेंट हो पाएगा, जहां से आप अच्छे से सारे फिशेस को हेल्दी वे में रख पाओगे, कम से कम वो 4 या 5 फीट का होना चाहिए। 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट या 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट या 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट या 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट, 4 फीट 5 फीट 6 फीट। ये जो टैंक का साइज है ये स्टैंडर्ड मेरीन एक्वेरियम का साइज है, स्टैंडर्ड स्टेबल मेरीन एक्वेरियम का साइज है। आपके घर के जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से और आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आप इस टैंक को डिजाइन कर सकते हो। लेकिन आप जितना बड़ा मेरीन एक्वेरियम बनाओगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो हेल्दी होगा, उतना ज्यादा वो लो मेंटेनेंस होगा, उतना ज्यादा वो लो हेक्टिक होगा। आपके घर के डेकोरेशन के हिसाब से या आपके इंटीरियर के हिसाब से आप किसी भी साइज का मेरीन एक्वेरियम बना सकते हो। आप एल शेप बना सकते हो, यू शेप बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। शेप से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वाटर वॉल्यूम से। आप जितना बड़ा बना रहे हो उतना स्टेबल होगा। शेप डजंट मैटर, आप किसी भी शेप का बना सकते हो जो शेप आपको देखने में अच्छा लगेगा। पर जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा, मछली का भी दौड़ना उतना सही रहेगा, उतना अच्छा मछली खेल पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वाटर वॉल्यूम के साथ साथ लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेंथ बड़ा कर दिए, ब्रेथ बहुत छोटा कर दिया और हाइट बहुत बड़ा कर दिए।
तब वो पैरामीटर भी डिसबैलेंस हो जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक पैरामीटर एक रेशियो में होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो में, ताकि डिजोल्व वाटर यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सरफेस एरिया का जो डिजोल्व वाटर है वो नीचे तक सफिशिएंटली पहुंचे, और नीचे का जो भी गंदा पॉल्यूटेंट है वो इजीली ऊपर से आउटलेट से ड्रेन आउट हो जाए। तो ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज को दिमाग में रखते हुए एक प्रॉपर सक्सेसफुल मेरीन एक्वेरियम को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, हमारा मेरीन एक्वेरियम का बॉक्स तो बन गया। अब ये बॉक्स रखने के लिए हमें कुछ कैबिनेट की जरूरत होती है, जो एक्वेरियम बेस कहते हैं, बेस कह सकते हैं या कैबिनेट कह सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि फ्रेश एक्वेरियम बनाते वक्त फ्रेश एक्वेरियम को एल्युमिनियम या मेटल रैक में आप रख देते हो, लेकिन मेरीन या सॉल्ट वाटर के लिए एल्युमिनियम या मेटल रैक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप नहीं रख सकते हो। मेटल रैक में या एल्युमिनियम रैक में आप मेरीन एक्वेरियम रखोगे तो आपका मेरीन एक्वेरियम, मेरीन टैंक कोलैप्स हो जाएगा। वहाँ पर फिशेस बिल्कुल सही नहीं रहेगी, फिशेस वहाँ मरती जाएंगी, फिशेस का इन्फेक्शन होता जाएगा, इन्वर्टिब्रेट्स का इन्फेक्शन होता जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, उस मेटल का कुछ पार्ट सॉल्ट वाटर में जैसे ही गिर जाएगा वहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आयरन टॉक्सिसिटी आ जाएगा, एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी आ जाएगा, सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट होकर बहुत नेगेटिव आयंस क्रिएट करेंगे। वो नेगेटिव आयंस पानी के पैरामीटर को, सॉल्ट वाटर के पैरामीटर को कंप्लीटली डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देंगे। एज अ होल तो आपको कैसा कैबिनेट बनाना है? फर्स्ट प्रेफरेंस इज वुडन कैबिनेट। आप कंप्लीटली वुडन कैबिनेट पे जाओ, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा आप टैंक बना रहे हो तो आरसीसी कंप्लीट सीमेंट का कंक्रीट के कैबिनेट पे जाओ। या तो आप कंक्रीट के आरसीसी में जाओ या तो आप वुडन कैबिनेट पे जाओ। दैट इज द ओनली प्रेफरेबल थिंग। नो मेटल, नो स्टील, नो एल्युमिनियम आर अलाउड टू बीइंग कीपिंग अ सेफ मरीन एक्वेरियम। अब आ जाते हैं कैबिनेट का हाइट और वेट। आप जो भी कैबिनेट बनाओगे वो कैबिनेट का मिनिमम जो गैपिंग होना चाहिए, जमीन से लेकर ऊपर होना चाहिए, वो मिनिमम 28 इंच होना चाहिए। 28 इंच से लेकर 30 इंच, मतलब 2.5 फीट हाइट के ऊपर आप एक्वेरियम रखिए। 2.5 फीट हाइट इसलिए ज़रूरी है, 2.5 फीट हाइट का मुझे क्लियरेंस हम लोगों को चाहिए होता है फिल्ट्रेशन के लिए। अगर हाइट आप कम कर दोगे तो फिल्ट्रेशन, नीचे जो सम फिल्टर रहेगा, प्रोटीन स्कीमर रहेगा, उसका जो मेंटेनेंस रहेगा वो करने में दिक्कत होगा। इसलिए 28 इंच तो कम से कम होना चाहिए। 28 इंच से लेकर 30 इंच तक रह सकते हैं, या आप 3 फीट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरीन एक्वेरियम देखने के लिए जितना आई लेवल पे रहेगा उतना आपका देखने में अच्छा लगेगा, उसका व्यू उतना प्रॉपर होगा, उतना आपको देखने में मजा आएगा। नाउ एज पर द वेट कंसर्न, आप जान के रखिए 1 गैलन इक्वल टू 4.5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 4.5 kg ऑफ वाटर। अगर आप जान के रखिए, अगर 220 गैलन का टैंक है, अप्रोक्सीमेटली वो 1000 लीटर का टैंक हुआ, अप्रोक्सीमेटली वो 1016 kg। इट्स अ क्वाइट वेट। 1 टन इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। उसमें उतना पानी है, ग्लास का वेट है, रॉक का वेट है, सैंड का वेट है, सारा वेट मिलाकर लगभग 1.5 टन हो जाता है। मीन्स अगर आप 6 फीट 6, 2, 2.5 का अगर टैंक बना रहे हो, 6, 2, 2.5 का टैंक हो, 7, 2, 2.5 का टैंक हो, अप्रोक्सीमेटली वो 1.5 टन का वजन वो कैरी करता है। तो उसके लिए आपको सफिशिएंट लोड कैपेसिटी का या ब्रिक का, आप ब्रिक हो, आरसीसी सीमेंट का कोई फ्लोरिंग बनाए, या तो सॉलिड वुडन कोई स्ट्रक्चर बनाए, ताकि वो स्ट्रक्चर में कोई डिसबैलेंस ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे हॉबीज जानते हैं, जब सर्दी का समय आता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तब मरीन एक्वेरियम हो या फ्रेश वाटर एक्वेरियम हो, दोनों एक्वेरियम में ही हीटर की ज़रूरत होता है, थर्मोस्टेट की ज़रूरत होता है, सो दैट पानी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर जो हीटर हम लगाएंगे या थर्मोस्टेट हम लगाएंगे कितने वाटेज का लगाएंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने वाटर वॉल्यूम में कितने वाटेज की आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 25 गैलन के टैंक के लिए 50 वाट, 35 गैलन टैंक के लिए 75 वाट, 50 गैलन टैंक के लिए 100 वाट, 75 गैलन टैंक के लिए 150 वाट, 100 गैलन टैंक के लिए 250 वाट एंड 125 गैलन टैंक के लिए 300 वाट की हीटर की ज़रूरत होती है। ये रेस्पेक्ट में आप हीटर यूज़ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और गर्मी के समय में मरीन एक्वेरियम, गर्मी के समय में अगर रीफ टैंक हो, अगर इन्वर्टिवेट वाला टैंक हो, तो चिलर की ज़रूरत होती है। गर्मी के समय चिलर मैंडेटरी होता है ताकि पानी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, पानी को ठंडा रखा जाए। तो
उसके रिस्पेक्टिव आप जैसा टैंक बना रहे हो, जैसा आपका टैंक का कैपेसिटी हो, उसके रिस्पेक्टिव चिलर का पावर भी आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा टैंक हो गया और छोटा चिलर लगा दिया, काम नहीं बनेगा। जैसे हर घर के लिए 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, एसी का भी जो ऐसा आपका वॉल्यूम होता है सर्दी के समय कि फ्लोर के हिसाब से, रूम के हिसाब से, रूम के साइज के हिसाब से 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी, उस तरह से चिलर भी आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। हीटर तो मैंडेटरी है सर्दी के समय में, जरूरत पड़ता है सर्दी में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और चिलर जरूरत पड़ता है सिर्फ अगर इन्वर्टिवेट वाला टैंक रहे, रीफ बेस्ड टैंक रहे। फिश ओनली में चिलर नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन होने से बेहतर है। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज लाइटिंग। मरीन एक्वेरियम में लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर लोग इसी लाइटिंग को इग्नोर कर जाते हैं, लाइटिंग में ध्यान नहीं देते हैं। लाइट एक एक्सपेंसिव अफेयर है। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम पृथ्वी में जिंदा है तो सूरज के लाइट के वजह से। अगर आज सूरज की लाइट ना हो, अंधेरा हो जाए, तो पूरे धरती में से जीवन समाप्त हो जाएगा। लाइट जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हर पेड़ पौधे के लिए, इंसान के लिए, जीव के लिए लाइट ज़रूरी है, उसी प्रकार मरीन हर एक क्रिएचर के लिए, हर एक फिश के लिए, हर एक इन्वर्टिवेट के लिए लाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये मरीन क्रिएचर, मरीन फिशेस को हम अपने घर में रख रहे हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत की लाइट सेंस भी हमें देना चाहिए, लाइट रिक्वायरमेंट भी हमें मीट अप करना चाहिए। इट इज़ composed of electromagnetic radiation of given wavelength, which are measured in nanometer. 1 nanometer is equivalent to 1000 millionth of a meter. Each wavelength of light give rays to the different color. The light we can see, which is only a small part of the range, start at violet at about 380 nanometer and end at red at about 780 nanometer. All the color we can see between these two extreme and terms the visible spectrum. Our eye cannot distinguish all electromagnetic radiation below 380 nm. For example, there is ultraviolet light, while in the other end, the visible spectrum, there is a range of light emission termed infrared. There are also other electromagnetic waves we cannot see, such as X-ray and radio waves. जो भी फिशेस के कलर, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स के कलर आपको हमको दिखाई देते हैं, वो कलर नथिंग इज बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जो लाइट उनके शरीर में जाता है वही रिफ्लेक्ट होकर आपके हमारे आंखों में आता है, और वही लाइट उनके स्किन, उनके कलरेशन के पिगमेंटेशन को एनहेंस करते हैं। बहुत लोग ये कहता है कि मैं मेरिन का फिशेस रखा, वो फिशेस कलरलेस हो गया, डिसकलर हो गया। येलो फॉक्स तो मैंने रखा था पर येलो फॉक्स का येलो कलर खराब हो गया है। येलो टैंक मैंने रखा, येलो टैंक अब येलो नहीं रहा। रिगल टैंक जो समुद्र में जो ब्लू रहता है वो ब्लू रहा नहीं। नीमो फिश जो ऑरेंज रहता है वो ऑरेंज रहा नहीं। सर, अगर वो कलरेशन आपको सही चाहिए तो सही पिगमेंटेशन, सही वेवलेंथ का लाइट भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप सही वेवलेंथ का लाइट, सही वेवलेंथ का लाइट जो उन्हें चाहिए वो वेवलेंथ का लाइट आप नहीं दे पाओगे, तो मरीन एक्वेरियम में, मरीन क्रिएचर में कलरेशन सारे डैमेज हो जाएंगे और आपको कोई कलरेशन का मज़ा नहीं आएगा। धीरे धीरे वो डिसकलर होता जाएगा या कलर चेंज होता जाएगा। हम जो कलर देख पाते हैं वो है रेंज आपका 380 nm से लेकर 780 nm तक। इसके बीच ही कलर हम देख पाते हैं, ना ही हम इसके नीचे का कलर कुछ देख पाते हैं, ना ही इसके ऊपर का कलर हम कुछ देख पाते हैं। इसके नीचे अल्ट्रावायलेट आ जाता है, इसके ऊपर इंफ्रारेड आ जाता है। तो प्रॉपर लाइट बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है रॉक में कलर लाने के लिए, टैंक में कलर लाने के लिए, इन्वर्टिब्रेट्स का कलर एनहांस करने के लिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हॉबीज देखे होंगे कि कारपेट एनीमोन हम लोग रखते हैं। कारपेट एनीमोन टैंक में कलर चेंज कर लेता है। क्यों कलर चेंज कर लेता है? वो लाइट के स्पेक्ट्रम के हिसाब से अपना फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर बदल लेता है, वो लाइट के स्पेक्ट्रम के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है। जो एनीमोन रखते हैं वो एनीमोन का कलर या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। अगर वो एनीमोन अपना कलर चेंज कर ले रहा है, अगर आपका फिश कलर चेंज कर ले रहा है, तो मीन्स उसको वो लाइट नहीं मिल रहा है जो लाइट उसको चाहिए। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी क्रूशियल पार्ट for to being lively
टू बीइंग अ कलरफुल्ली। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पेड़ पौधा लगा रहे हो, गमले में पेड़ पौधा लगाए, आप छत के ऊपर पेड़ पौधा लगाए, उस पेड़ में, गमले में जो आप पेड़ लगाए, गुलाब का पेड़ लगाए, जब अगर छत पे रखोगे तो उसके पत्तों की कलर कुछ और होगी, और उसी को आप घर में लगा लो ट्यूबलाइट के नीचे, नॉर्मल एलईडी लाइट के नीचे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? उसका फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर बदल जाएगा, उसका पत्ते में जो पिगमेंटेशन है, बायोलॉजिकल जो पिगमेंटेशन है, क्लोरोफिल कंटेंट है, वो पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। सेम विद दिस कलरफुल क्रिएचर, कलरफुल फिशेस आल्सो। इनके जो स्किन में जो पिगमेंटेशन है, कलर का जो पिगमेंटेशन है, वो कलर का पिगमेंटेशन लाइट के साथ ही बढ़ता है और घटता है। अगर लाइट सही नहीं दोगे तो इनका कलरेशन का पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल थिंग। सो क्या मार्जिन का लाइट चाहिए, चलिए आगे जानते हैं। लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रॉपिकल कोरल रीफ एट मिड डे, दैट इज टू से बिटवीन 11 AM to 3 PM, will be the region of between 5000 to 6000 Kelvin, depending upon the weather condition, at the depth of 15 feet, around 4.5 meter. The color temperature will be about 8000 Kelvin at even greater depth, say 50 feet or 15 meter. It could be 10,000 Kelvin even. This is because color temperature is inversely proportional to the depth of the water. According to this statement, पानी के जो ऊपरी सतह पर जो भी लिविंग क्रिएचर या फिशेस पाए जाते हैं, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स या कोरल पाए जाते हैं, उनके लिए जो ज़रूरी स्पेक्ट्रम होता है वो 5000 से लेकर 6000 केल्विन तक का होता है। आप जो भी लाइट लगाए उस लाइट का केल्विन होना चाहिए 5000 से लेकर 6000 या 6500 केल्विन तक। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएंगे, ये समुद्र में 15 फीट या 5 मीटर के आसपास के गहराई में 5 से 6000 के केल्विन का लाइट का पेनिट्रेशन होता है। इससे आगे अगर गहराई पे जाया जाए, यानी 50 फीट, लगभग 15 मीटर के डेप्थ पे, वहां पर आपका लाइट का जो इंटेंसिटी है वो होता है 8000 से लेकर 10000 के केल्विन तक। मींस जो क्रिएचर 50 फीट के आसपास है, 15 मीटर के आसपास है, 50 फीट के आसपास है, जो 15 मीटर के डेप्थ में रहते हैं, जो भी फिशेस, उनको लाइट ज़रूरी होता है 8000 से लेकर 10000 केल्विन का। जितना डीप समुद्र के नीचे आप जाओगे, रेड स्पेक्ट्रम फिल्टर होता जाएगा, रेड स्पेक्ट्रम निकल जाएगा, ब्लू स्पेक्ट्रम ही है जो नीचे तक पहुंचता है। इसलिए मरीन एक्वेरियम में मरीन फिशेस के लिए ब्लू लाइट, ब्लू स्पेक्ट्रम, एक्टिनिक ब्लू, मून लाइट बहुत एसेंशियल पार्ट है। रेड स्पेक्ट्रम उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि रेड स्पेक्ट्रम सतह के ऊपरी हिस्से में ही रहता है। एक्वेरियम के ऊपरी हिस्से, हमारा एक्वेरियम तो रहता ही है 2 से 3 फीट के डेप्थ में, तो समुद्र में ये फिल्टर होता है। समुद्र में पहला 5 मीटर 15 फीट में रेड स्पेक्ट्रम रहता है, धीरे धीरे रेड स्पेक्ट्रम गायब हो जाता है। तो आप जो फिश रख रहे हो, जो भी इन्वर्टिब्रेट रख रहे हो, सबसे पहले आपको जानना है कि वो समुद्र के सतह के फिश है या थोड़े निचले हिस्से के फिश है। अगर निचले हिस्से के आप क्रिएचर रख रहे हो तो आपको लाइट में रेड स्पेक्ट्रम कम देना है, ब्लू स्पेक्ट्रम ज़्यादा देना है, केल्विन थोड़ा ज़्यादा करना है। एज अ होल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने मेरीन क्रिएचर्स हैं, सारे मेरीन क्रिएचर्स 50 फीट के आसपास के मेरीन क्रिएचर्स रहते हैं। जो भी हमारे पास जो मेरीन क्रिएचर मिलते हैं लगभग 50 फीट के आसपास के रहते हैं, 15 मीटर के आसपास रहते हैं। उनके लिए जो केल्विन चाहिए होता है, सही केल्विन 8000 से लेकर 10000, इवन 12000 केल्विन भी। जितना जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना उतना केल्विन आपका बढ़ता जाएगा। सही केल्विन से ही आपको सही कलर, सही पिगमेंटेशन, सही हेल्दी फिश आपको मिलेंगे। इवन इसके साथ उनके आई, उनका विजिबिलिटी, उनका लॉन्जिविटी भी डिपेंड करता है। यू नीड टू नो ऑल इंडिविजुअल, ऑल सिंगल थिंग्स ऑफ दैट लिविंग क्रिएचर विच यू आर गोइंग टू कीप इन योर होम। तभी आप सक्सेसफुली रख पाओगे, तभी आप सक्सेसफुली उन्हें मेंटेन कर पाओगे। उनका कलर थ्राइव होगा, उनका हेल्थ थ्राइव होगा, वो हेल्दी रहेंगे और वो अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहोगे। सो आज का हमारा ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो 5th एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का, और इसी पार्ट का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम, हमारा नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है दैट इज वाटर प्रिपरेशन। हम आपको सिखाएंगे कि मरीन एक्वेरियम का पानी कैसे बनाया जाता है। फिर आ जाएगा बैक्टीरियल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है या रिएक्शन है वो कैसे कैसे बनता है। और आगे एज ऑन हम धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, हम धीरे धीरे चीज़ को सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे और आपसे शेयर करते जाएंगे। आज का हमारा जो ये 4th एपिसोड था, इस 4th एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाने। हम क्या क्या जाने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टेक्निकल ओवरव्यू हम थोड़ा देख लिए हैं,
हाँ, अबाउट मरीन एक्वेरियम, रीफ एक्वेरियम क्या होता है ये हम थोड़ा जान लिए हैं, उनका साइज शेप कैसा होना चाहिए वो हम थोड़ा जान लिए हैं, कैबिनेट कैसा होना चाहिए, उसका लोड कैपेसिटी क्या होना चाहिए वो हम थोड़ा जान लिए हैं, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट कैसे, हीटर कहाँ क्या इफेक्ट होना चाहिए हीटर का, या क्या वाटेज होना चाहिए, या कूलिंग हम क्या होना चाहिए वो जान लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइटिंग इफेक्ट, जो मरीन एक्वेरियम के लिए लाइट कितना जरूरी है वो भी हम जान लिए हैं। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, सो दैट हमारा ये मैसेज, हमारा ये इन्फॉर्मेशन, हमारा जो ये एजुकेशनल क्लास चल रहा है रिगार्डिंग मरीन एक्वेरियम के ऊपर, ये एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका नॉलेज का फायदा ले सकें। थैंक यू, सी यू वंस अगेन, जय हिंद, हर हर महादेव।